हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। आज हमारे साथ लखीसराय के जाने माने और लखीसराय के सबसे पुराने एडमिशन काउंसलर आशुतोष सर जी आए हुए हैं। नमस्कार सर, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ आने में तकलीफ नहीं हुई होगी। पहले अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। मैं AK ग्रुप ऑफ एजुकेशन लखीसराय का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। जी सर, आपने एजुकेशन कंसल्टेंसी या काउंसलिंग का शुरुआत कब और कैसे किया? मैंने करियर काउंसलिंग का शुरुआत 2016 से किया, जब मैं दिल्ली में बीटेक कर रहा था। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब मैं 12th में था, पास आउट हुआ, तो मैं भी अपने करियर को लेके काफ़ी परेशान था। पर उस समय मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, जिस कारण से सही ट्रैक नहीं मिल पाता है, इस कारण से बच्चे भटक जाते हैं। तो मेरे साथ वही सी चीज़ को मैंने फील किया। फिर मैंने वहाँ पे पढ़ते पढ़ते क्रम में भी देखा कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ यही चीज़ हो रही है, क्योंकि उसको मिसगाइड किया जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से ये 2016 से स्टार्ट किया। सर, आपका पर्सनल लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल रहा है? क्या कोई स्पेशल इंसिडेंट जो आपको इस फील्ड में लाने के लिए इंकरेज किया? हाँ, जैसे पर्सनल लाइफ में तो एजुकेशन का काफ़ी महत्व है। ये तो डे टू डे और बढ़ता जा रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। और मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट तो स्टार्टिंग में हुआ, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि मुझे भी करियर काउंसलिंग की आवश्यकता थी, जो कि मुझे हो नहीं पाया था, मिल नहीं पाया था 2014 में। तो इस कारण से मुझे कठिनाइयाँ हुई और मैं उसी को अपने समझ रख करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आगे के जो भी जनरेशन होंगे, जो भी हमारे छोटे भाई बहन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैं सही से गाइड कर पाऊँ। सर, जहाँ तक मैं आपको जान रहा हूँ, एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपके 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो आप एक चीज बताएंगे, एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाने में सर आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? इस फील्ड में आज के डेट में ऐसा चैलेंज हो गया कि हर फील्ड को सभी लोग एक बिजनेस के तरीके से देखते हैं। जी। तो वो भी ठीक है, क्योंकि सभी लोग हैं तो वो बिजनेस ही करना चाहते हैं, क्योंकि अपना जीवन यापन करने के लिए तो वो जरूरी चीज़ है। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ, इस फील्ड में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं और ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हो करके वो सही गाइडेंस नहीं करते हैं। वो बच्चे को बरगलाते हैं, मिसगाइड करते हैं, झूठ चीज बता करके उन्हें एडमिशन सही कराने के बाद किया जाए तो वो झूठ बता करके उनका एडमिशन करा दिए। बाद में बच्चा वहाँ गया, उसके बाद उनको पता चल रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जब उनका एडमिशन हो गया तो उनकी मजबूरी बन जाती है उस चीज को अपने आगे करते बढ़ने के लिए। अच्छा सर, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे दर्शक में कोई काउंसलर भी देख रहे होंगे, तो आप एक चीज बताएंगे, स्टूडेंट को काउंसलिंग देते समय आप सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टूडेंट को काउंसलिंग देते समय मैं सबसे पहले तो उनका ये देखना चाहता हूँ कि वो उनका रुचि किस फील्ड में है, वो आगे बढ़ना क्या चाहते हैं, उनका एम क्या है। उनके एम के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो किस पथ पे जाना चाहते हैं, किस राह को वो चुनना चाहते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे को पता नहीं रहता, उनके फ्रेंड अगर बीटेक कर रहे हैं तो बच्चा वो भी है कि साथ में हम भी कर लेते हैं, पर उनका किसी और फील्ड में रुचि होता है। तो ये सारा चीज को देखना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद उनका एडमिशन कराना है। पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा आनंद जी, कि ऐसा काउंसलर करता ही नहीं है। उनको तो बस एडमिशन कराने से मतलब होता है, बच्चे का वो काउंसलिंग करते ही नहीं, सिर्फ वो नाम के काउंसलर है, वो सिर्फ एडमिशन कराने पे फोकस करते हैं। पर ये गलत है। बच्चे को पहले समझाइए कि वो करना क्या चाह रहा है। अगर वो डायरेक्टली आपके पास एडमिशन लेने के लिए भी आए हैं तो उनको पहले समझाइए कि इसका आगे क्या क्या स्किल होगा, आगे इससे आप क्या बन पाएंगे, आगे उसका क्या स्कोप होगा। तो ये बता नहीं पाते हैं, बस बच्चा वो बोल रहा है कि ये चीज करना है। उन्हें बच्चा तो आपका 10th और इंटर का बच्चा कितना मैच्योर होगा, किनका उनको कितना पता होगा कि इसका फ्यूचर क्या है। जी, तो आप उस चीज को गाइड कर सकते हैं। आप उसका आप काउंसलर हैं, सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए कि आप बच्चे को गाइड करें, उनको ये चीज बताएं कि इस जो भी कोर्सेस है उसका आपका क्या उसे बोल सकते हैं कि उसका आगे चल के क्या उनको लाभ मिलेगा, उससे क्या हो सकता है, उससे करने से आप क्या क्या चीज बन सकते हैं। सर, अभी आपने कहा कि बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती है। हाँ। इस पे सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि काउंसलिंग सेशन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है? हाँ, पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मुझे कुछ और करना था, मैंने कुछ और किया, पेरेंट्स का इच्छा कुछ और था कराने का, तो वो एक दबाव बन जाता है बच्चों पे। तो वो दबाव नहीं बनना चाहिए। काउंसलिंग करने के समय आपके बच्चे का अगर मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ तो आप भी मेरी बातों को समझे। बच्चा जो मुझसे वो क्वेश्चन आंसर हो रहा है उसे आप समझे। उसके बाद आप उनसे भी घर पे जा करके बच्चों से भी बातचीत करें कि क्या सर बता रहे थे तो वो कैसा था, ये क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो उनको भी, पेरेंट्स को भी उस चीज पे फोकस करना चाहिए। सर, आपकी कंसल्टेंसी में सालाना आप कितने स्टूडेंट को आप मदद करते हैं या काउंसलिंग मेरे करते हैं? कंसल्टेंसी में मैं ज्यादा तो नहीं, फिर भी 500 प्लस स्टूडेंट्स का पर ईयर मैं मदद करता हूँ। क्या आप विदेश में भी एडमिशन देते हैं? हाँ, बिल्कुल देता हूँ सर। तो इसमें ये पूछना था कि विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन कौन कौन? US UK। और क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ का स्टडी जो है वो काफी हाई है,
जी और जो बच्चा आपका यूएस यूके यहाँ से करते हैं कुछ भी यूजी पीजी, तो उन बच्चों का आपका स्ट्रेंथ देखेंगे यहाँ के बच्चों से काफ़ी हाई होता है। जी उनका मतलब सोचने की क्षमता, यहाँ पे जो बच्चा आपका पीजी वगैरह करके करेंगे वहाँ पे जी। वो यूजी वाले कर देते हैं, तो ये होता है। और सबसे जी। पहला चीज़ ये कि जो भी बच्चा इंडिया से फॉरेन जाता है तो उनका इंग्लिश तो बढ़िया होना ही चाहिए, एक उनका बोलना और एक उनको समझना, ये दोनों चीज प्रॉपर में आना चाहिए। जी। फॉरेन में सर इंडियन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप ऑप्शन के बारे में क्या सलाह देंगे? फॉरेन का इंडिया में भी स्कॉलरशिप मिलता है, फॉरेन में भी मिलता है। उनके जी। कुछ एबिलिटी टेस्ट होते हैं, जी जैसे बच्चे तो वहाँ पे जा करके टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है, ये सब करके उनको अपना जी। स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। जी। इस काम काज के दौरान में आपको किताब पढ़ने का टाइम मिलता है? कोई आपका फेवरेट बुक जो आपका लाइफ चेंज किया? हाँ, काम तो अपने जगह पे है, पढ़ाई जी। तो अपने जगह पे है, तो बिल्कुल मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है। ज्यादातर तो मैं गांधी जी का बुक है एक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जी। ये महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ बुक है, वो काफी बढ़िया है। जी इसे मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि पढ़िए, इससे ये आपको पता चलेगा कि सत्य ही जो है वो आपको अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ाता है जी। और आपको अपने नज़र में वो बहुत ही गर्व महसूस करवाता है। सर कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए जहां स्टूडेंट ने आपकी मदद से कुछ बड़ा अचीवमेंट। सक्सेस स्टोरी में मैं क्या बताऊं, मेरे सामने तो आप ही हैं, आप मेरे स्टूडेंट रहते हुए आज मैं आपको इंटरव्यू अपना दे रहा हूं, जी इससे सर। बड़ा तो मेरे लिए गर्व की कोई जी बात सर, ही नहीं थैंक है। यू सर। एजुकेशन इंडस्ट्री में फेक कंसल्टेंसी से कैसे बचे सर? ये काफी ऐसा मसला है। हाँ, ये आप सही क्वेश्चन ने क्या है कि फेक कंसल्टेंसी आज के डेट में ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि, सबसे पहले बात तो ये जानिए कि आपका जॉब का रेशियो काफ़ी कम है इंडिया में। जी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कोई रोजगार नहीं करते हैं, तो उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता है। और वो क्या है कि जैसे कि कोई भी काउंसलर है, वो बोल देगा कि आप 2-4-10 बच्चे ला दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस तरीके से मिसगाइड करके फिर वो बच्चे को जी। कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब बच्चे को ये समझना होगा कि कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि बच्चे को भी इतना तो पता होना चाहिए ना, किसी चीज के बारे में अगर किसी से पूछ रहा है या कोई उनको किसी चीज के बारे में बता रहा है, तो आज के डेट में ऐसा भी नहीं है कि सारा चीज आपके मोबाइल पे है, तो वहां से वो जानकारी लेकर के उसी को क्वेश्चंस कर सके और जो उसका फ्लुएंटली आंसर दे सके, तो वहां पे वो समझ जाए कि वो राइट पर्सन है या फेक है। और सेकेंडरी चीज है कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर होते हैं जो कि आपको ठगी के रास्ते पे ही चलते, आपको कुछ और फी बताएंगे, वहाँ कुछ और फी लगेगा, आपको कम पहले बताएंगे, बाद में फिर बढ़ जाता है। ऐसा आपने भी देखा होगा। हाँ। तो इसी सब चीज से तो बचना होगा, क्योंकि अपना भी कॉमन सेंस बच्चे को लगाना चाहिए कि किसी भी कोर्सेज का फी एक न्यूनतम और अधिकतम ये वेरी करता है, पर न्यूनतम और अधिकतम का फी एक रेशियो आपका गूगल पे भी दिया हुआ है। सर आपने कई बच्चों का काउंसलिंग किया है, तो मैं बच्चों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोर्स चुनते समय स्टूडेंट सबसे कॉमन मिस्टेक क्या? कोर्स चुनते समय सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे को ये रहता है कि जिस समय वो काउंसलिंग करते हैं उस समय उनका माइंड को पता नहीं रहता, वो ये समझते नहीं कि फ्यूचर उसका क्या है। जी। जब उन्हें उस चीज का फ्यूचर पता रहता है तो वो फिर सही कोर्स चूज करेंगे। तो वो अगर कोई कोर्स बता रहे हैं तो उस कोर्स के बिहाफ पे फ्यूचर क्या है उस कोर्स का, ये बताना हमारा काम है। अगर मैं ये चीज बच्चे को अच्छे से समझा दिया तो सही चीज वो चूज कर लेंगे, सही कोर्स वो चूज कर लेंगे। उसमें वही वो मिस्टेक करते हैं, फ्यूचर का उसका पता नहीं रहता है। और वो ज्यादातर, और एक तो ये हो गया, दूसरा चीज ये है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि वो क्या किए, हम भी वही करते हैं। अपने ये भी होता है, अपने दोस्तों के कारण भी। हाँ, आप अगर ये चीज ज्यादातर देखते होंगे कि जो बच्चे इंटर में साथ में है, 12th में साथ में है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम आगे भी उनके साथ ही पढ़ाई करें। वो अगर बीटेक करने जा रहा है तो मेरा, अगर उनका इंजीनियरिंग लाइन में है और मेरा मेडिकल लाइन में है, फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि नहीं वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो चलो हटाओ हम भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ऐसे में जाकर वो आगे बढ़ करके, तो जिसका तो उस चीज में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो तो आप सही ट्रैक पे चला जाता है। जिनको वो नहीं है, जो उनको साथ जाना चाहते हैं, वो फिर फ्लॉप बता सकते हैं, वो कि रुक जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये फ्यूचर है? बिल्कुल, ऑनलाइन एजुकेशन आया ही है अच्छे करने के लिए, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। होता क्या था कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे थे जिसके साथ साथ बच्चे का एज गैप ज़्यादा होता था। जैसे कि आप पहले इंटर कीजिए, फिर ग्रेजुएशन कीजिए, फिर पीजी कीजिए, फिर और एक्स्ट्रा कोर्सेज कीजिए, तो आपका जो गैप है ना ईयर, वो बढ़ता जाता था।
इस कारण से 2022 से ही ये चीजें स्टार्ट हुई कि बच्चे 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, रेगुलर डिस्टेंस जो भी है, या टाइमिंग online? उनका, हाँ ऑनलाइन मीन्स तो जस्ट लाइक वो डिस्टेंस कोर्सेज ही हो गया, अच्छा, है ना। तो ये आप कर सकते हैं और इससे ये फायदा हुआ है कि आप एक साथ तो 2 कोर्स कर सकते हैं सेम सेशन में। सपोज करती कि आपको बीएड करना है, जी, ठीक है, आप बीएड भी कर रहे हैं, लेकिन आपको 10+2 का तो वैकेंसी फिल आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास पीजी नहीं होगा। तो आप उसके साथ में आप पीजी भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। उससे आपका क्या हुआ, 2 साल बच गया, ठीक है। वो 2 साल जो बच गया, आप एक साथ बीएड आपका कंप्लीट हुआ, एक साथ आपका पीजी कंप्लीट होगा, आप 10+2 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारा बेनिफिट आ गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास, या बता सकते हैं उनके फैमिली में थोड़ा पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम इशू होता ही है। बेसिकली ज्यादातर तो हमारे बिहार में ऐसे ही है। तो ये इशू होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपना कुछ प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर लिए, या फिर गवर्नमेंट में ही अगर समय से पहले लग गया, है ना, तो वो साथ में आपका वो कोर्स भी कर सकते हैं। तो वो उनसे उनको बेनिफिट होता है आगे चल करके, आप उनका प्रमोशन के लिए, या फिर जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो फिर से पढ़ाई रिकंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आ गए हैं ऑनलाइन। सर आपके ऑफिस से एक बात जानना चाहेंगे कि आपके टीम मेंबर में कितने लोग हैं और उसे आप कैसे ट्रेन करते हैं? हमारे टीम मेंबर में तो काफी लोग हैं जी। सबसे पहले तो कुछ लोग लखीसराय के हैं, कुछ लोग तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। जी, तो कंटिन्यू हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम होता है मैं वो उनको बताता हूँ। तो कंटिन्यूसली बात होते रहता है अपने टीम मेंबर से, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हैं। स्टूडेंट को कैरियर गोल सेट करने में आप कैसे मदद करते हैं? स्टूडेंट को करियर गोल सेट करने में मेरा तो सबसे पहला मदद तो यही होता है कि बच्चे को सबसे पहला जानकारी देना चाहिए कि आप जो चीज़ के लिए करने के लिए आए हैं उस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करें, माइंड को डाइवर्ट ना करें। और सबसे पहला चीज़ ये होता है कि आप जो करना है वो आपको करना है, ना कि किसी और को करना है। तो फोकस सिर्फ आप अपने एम पे रखिए, अपने गोल पे रखिए। सर इंडिया में हायर एजुकेशन के ट्रेंड्स जो हैं वो क्या बदल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बदल गए हैं। पहले जो हम लोग के फादर्स के समय पे ऐसा होता था, जो इंटर पढ़ लिए हैं, हाईएस्टली अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो वो बिल्कुल उन्हें एक समाज में अलग टाइप से देखा जाता कि नहीं वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ये जो भी है। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में ये हो गया है कि हायर एजुकेशन बोल सकते हैं कि आप पीजी वगैरह तो समझिए एक नॉर्मली हो गया। अगर आप पीजी आज के डेट में नहीं किए हुए हैं तो बेसिकली रूप से आप अच्छे पोस्ट पे आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। सर वैसा कोई फेलियर स्टोरी आप अपना शेयर करना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के? और फेलियर स्टोरी हमारे साथ तो मैं यही बता सकता हूँ कि जब मैं बीटेक करने के लिए गया तो मेरे पेरेंट्स तो थे कि चलो बच्चा मेरा जा रहा है इंजीनियर बन के आएगा, और मैंने बना भी। मेरा आपका कैंपस भी हुआ था फर्स्ट टाइम 2018 में ही, लखनऊ में मेरा पोस्टिंग था। क्वालिटी एस्टीरिया नाम की कंपनी थी, एस्टीरिया। तो मैंने वहाँ 2 दिन में छोड़ दिया। तो उसका यही था सीन कि जो मैं क्वालिटी इंजीनियर में था उस समय, सैलरी भी ठीक ही ठाक था टाइम के अनुसार, और प्लेसमेंट में जब फर्स्ट टाइम होता है तो जो अपने अकॉर्डिंग जितना सैलरी हुआ। तो मैं गया तो वहाँ पे मेरा वर्क कुछ भी नहीं था। मैं जाता था, वहाँ पे ठेकेदार थे, वो अपना ऊपर से ही किसी से टाई अप कर करके मुझे कॉल आता था सिर्फ सिग्नेचर कर दीजिए। तो मुझे वो काम नहीं समझ में आया, क्योंकि उसमें मुझे ये दिखा कि ये सारा काम तो वो गलत कर रहे हैं, प्लस में क्वालिटी चेक मेरे से हो रहा था। कल के डेट में अगर वहाँ पे कुछ भी होता है, आसपास में भी घर था, तो अगर वो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि काम क्या था। काम वो था आपका टावर होता है ना, उसका सबसे पहला काम होता है नीचे का पाइलिंग का। जी मेरा उसी में था, उसी में सिविल का वर्क होता है, तो मैं उसी में था। पाइलिंग का उस दिन काम चल रहा था, तो वही छड़ वगैरह और सीमेंट M25 का मटेरियल लगाना था उनको, वो नहीं लगा करके तो गलत कर रहे थे। तो मैंने बोला भी, तो ऊपर से कॉल करा दिए। तो ऊपर से कॉल आता है कि सर कर दीजिए, आप जो होगा वो देख लिया जाएगा। तो मैंने चलो उस दिन कर दिया। नेक्स्ट डे फिर मेरा दूसरी जगह विजिट हुआ, तो वहाँ पे गया, सेम सिचुएशन। तो फिर मैंने डायरेक्टली वहाँ से रिजाइन कर दिया वापस, और फिर मैं वापस घर आ गया। सर मैं एक बात ये पूछूंगा कि आपने जो भी स्टोरी अपना शेयर किया उससे आपने क्या सीखा? उससे मैंने ये सीखा कि करप्शन जो है अपने भारत में वो भरपूर मात्रा में बढ़ा हुआ है। हर छोटी से छोटी चीज में करप्शन हो रहा है, और मैं उस चीज को चाहता हूँ कि ना हो। ये सर वापस चलते हैं आपके प्रोफेशन पे। सर एजुकेशन लोन, जो बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है बिहार में, आपको पता ही है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या टिप्स देंगे? ये आपका सबसे, मुझे लग रहा है कि आज के इंटरव्यू में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि इस चीज के लिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आज
जितने काउंसलर हैं, अगर 100 काउंसलर हैं तो उसमें से 94 काउंसलर, 95 काउंसलर आपको इसमें मिसगाइड कर रहे हैं। जी वो ये आपको सबसे पहले बात तो बता रहे होंगे कि जो आपको लोन मिल रहा है उसको आपको चुकाना नहीं है। ये हो सकता है कि आपको भी ये बात कोई ना कोई काउंसलर हाँ, आके कहीं बताए से कहीं होंगे। से सुनने के लिए मिला कि ये बकौती है आपका, हाँ, लेकिन पर ऐसा नहीं सबसे है। बड़ा मिसगाइड तो यही हो गया ना, हाँ। क्योंकि ये काउंसलर भैया सरकार आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है, एक ये लोन है, लोन का मतलब ही होता है कि आपको चुकाना है। जी ठीक है, तो ये आपका 4 लाख का लोन मिलता है कुछ कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में 3 लाख का मिलता है। 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज में 3 लाख का है, और बीटेक, बीसीए जो भी और कोर्सेज हैं उसमें आपका 4 लाख का है। जी और जितने साल की ये कोर्स है, सपोज कीजिए डिप्लोमा है तो वो 3 साल का कोर्स है, बीसीए 3 साल का कोर्स है, बीटेक 4 साल का है, तो जब तक ये कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है तब तक वो आपको ऋण वापस नहीं करना है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका प्लेसमेंट हो गया, सपोज कीजिए कि आज के डेट में अगर आप अच्छे जगह जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं तो प्लेसमेंट होना आम बात है, प्लेसमेंट होना ही है। आपके पास स्किल है तो, आपके पास स्किल है तो आप बैठे नहीं रहेंगे घर। तो प्लेसमेंट होने के बाद आपको ज्यादा तो नहीं, 3,000 4,000 के बीच के हर महीने की ईएमआई में आपको चुकाना होता है। लेकिन ये चीज है कि आपको चुकाना है। और सपोज कीजिए कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसा भी होते हैं बहुत बच्चे प्लेसमेंट नहीं ले पाते या नहीं हुआ उनका, तो उनको भी घबराना नहीं है, आपको मौका दिया जाता है। 1 साल मौका मिला, 2 साल मौका मिला, अगर आप 2 साल तक भी नहीं कर पाते तो फिर आपके पास नोटिस वगैरह आता है, आप उनका रिप्लाई कीजिए, 1-2 साल और एक्सटेंड कराइए। लेकिन उसको आपको ये चीज को माइंड में सेट करके चलना है कि वापस करना है। पहले क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं, सेटलमेंट भी होता था, लेकिन सेटलमेंट आपका ये लोन नहीं होता था। पहले चलता था लड़का का 4% इंटरेस्ट, गर्ल्स का 1% इंटरेस्ट, ना कि अच्छा। आपका ये लोन का जो रकम आपने जितना लिया वो आपको देना ही है। देना ही है। आज के डेट में इंटरेस्ट को बंद कर दिया गया है। सर आपकी कंसल्टेंसी का यूएसपी क्या है, क्या चीज आपको बाकी कंसल्टेंसी से अलग बनाती है? हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है सर हमारे लिए, क्योंकि बाकी कंसल्टेंट मानना ये है कि बाकी कंसल्टेंसी जो है वो सही तरीके से बच्चे को गाइडेंस नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ एडमिशन पे फोकस करते हैं। तो पहला काम तो हमारा ये है, मेरा पहला यूएसपी में यही आता है कि हम बच्चे को सबसे पहले अच्छे गाइडेंस दें। सेकेंडरी चीज है कि उनका मिस गाइड ना करें किसी भी मैटर में, चाहे वो कोर्स के मैटर में हो, चाहे वो फी के मैटर में हो, चाहे वो प्लेसमेंट के मैटर में हो। तो ये चीज़ हमारा मानना है कि अभी मिस गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा करते हैं कंसल्टेंसी वाले, पर हमारे पास से आपको 0% का मिस गाइडेंस होगा। ये हमें और कंसल्टेंसी से अलग बनाती है, और मैं इस चीज़ को अपने आप पे, अपने कंसल्टेंसी पे इसको गर्व मानता हूँ। तो सर बच्चों के एडमिशन में पेरेंट्स अक्सर क्या गलतियां करते हैं? बच्चों के एडमिशन्स में पेरेंट्स का मिस्टेक्स ये होता है, ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को ये देखना चाहते हैं कि बच्चे हमारे जा रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं गया है तो क्या बाहर में सरवाइव कर पाएगा, या फिर अपने से नज़दीक वो देखते हैं कि हमारे आसपास वो रहे। तो यही चीज़ मैं उनके पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा, हमारे जो भी दर्शक सुन रहे होंगे पेरेंट्स बच्चों के, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो आपका बिहार का है, तो बिहार में आप भी ये चीज़ जानते होंगे कि स्टडी की व्यवस्था कहाँ तक है, यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ तक होता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार में ना स्टडी का, शिक्षा का व्यवस्था सही है, और ना ही प्लेसमेंट हो पाती है, ना ही यहाँ पे रोजगार है। यहाँ पे आपका रोजगार ही नहीं तो प्लेसमेंट ये क्या देंगे। तो सबसे पहला तो मेरा यही आपके लिए बताना होगा कि बच्चे अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है, आपको उनको और सपोर्ट करना है कि ठीक है बेटा या बेटी जो भी हैं कि आप जाओ, कुछ भी होगा। बाकी तो आज के डेट में ऐसा हो गया कि बच्चे दूर रह के भी आपके पास में वीडियो कॉल है, कॉलिंग है, तो ये सारी चीजें हैं। तो टेक्निक तो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप लोग को डिस्टेंस तो वो मायने ही नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे लोगों को, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं बच्चा इतना दूर कैसे सरवाइव करेगा। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन भी है कि वो अपने आप में ये चीज सोचे कि अगर मेरा बेटा को कहीं दूर जॉब लग गया तो क्या उन्हें जाने से आप रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपका जॉब कहीं दूर लग जाएगा तो क्या आप अपने आप को रोकेंगे? नहीं, कोई नहीं, पेरेंट्स भी नहीं रोकेंगे, ना खुद नहीं रुकिएगा। हाँ। तो यही चीज आपके स्टडी में भी नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि आपका स्टडी, हर स्टडी का अलग अलग एक क्षेत्र बना हुआ है। आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, डी फार्मा, बी फार्मा में, तो इसके लिए जो कुछ जगह है, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, ये सब फेमस है। और आपको कंप्यूटर के लाइन में जाना है तो दिल्ली एनसीआर हो गया, ग्वालियर हो गया, और
बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया। आपको ये भी पता होगा कि बेंगलोर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, साइबर जी, सिटी के नाम से जी। उन्हें जाना जाता है। तो यही सब है, बच्चे के पेरेंट्स को इस चीज को समझना चाहिए बच्चे के एडमिशन के समय कि उन्हें जितना आप अपने से दूर रखेंगे वो उतना बेस्ट होगा। आप पास में रखेंगे, कोई भी फेस्टिवल होगा, छोटा सा फंक्शन होगा, बच्चे आपके पास आ जाएंगे, फिर बच्चा का वहाँ पे लिंक टूट जाता है अपने स्टडी से। जी। फिर जाकर उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनका काफी टाइम लग जाता है। तो इस चीज को भी उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए। एमबीए और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के लिए सर बेस्ट यूनिवर्सिटी आप कौन सा मानते देखिए, डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियली क्या है, हैं? जी, उसके अकॉर्डिंग भी बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलता है। अगर आपका फाइनेंशियली कम है तो आपको हम कम फी में अच्छी यूनिवर्सिटी देने का कोशिश करते हैं। आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग के बारे में बता दे तो अमिटी हो गया, अपना एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, तो ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। कोविड के बाद सर एजुकेशन कंसल्टिंग में क्या बदलाव आया? सर, कोविड के बाद क्या हुआ है कि बच्चे पढ़ना ज्यादा नहीं चाहते, क्योंकि उस समय से जो ऑनलाइन का दौर आ गया ना, तो बच्चे का भी क्या हुआ कि मोबाइल के पीछे थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए वो लोग। उसके बाद एडमिशन्स में भी काफी गिरावट आई थी उस समय, जी, तो कॉलेजेस भी बहुत सारे बंद हो गए जो नॉर्मली खुले थे। और बाकी बच्चे को कंसल्टेंसी में क्या हो गया है कि मिस गाइड वाला जो सीन स्टार्ट हुआ वो उस कोविड के बाद से बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है, अच्छा। क्योंकि बेरोजगारी के कारण सभी लोग इसी में कूद पड़े हैं। स्टूडेंट को कल्चरल शॉक से डील करने की क्या सलाह देते हैं? तो देखिए, बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि वो जहाँ गए हैं वहाँ तो जाते के साथ आप उस इन्वायरमेंट में चेंज नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा अपने आप को टाइम दें। आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम देंगे, 1-2 महीने के बाद आप ऑटोमेटिक है कि वहाँ के चाल ढाल में हर चीज़ों में आप ढल जाएंगे। तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। आज के बच्चों में पेशेंस भी की कम हो गई है, पेशेंस भी बहुत ही कम हो गया बच्चों में। उस पेशेंस को उनको बरकरार रखना होगा पहले की तरह। कोई फेवरेट मूवी या वेब सीरीज जो आपको इंस्पायर करती है? फेवरेट मूवी ही बता सकता हूँ जी। मैं, जैसे अभी तक का तो सबसे मुझे जो बेस्ट लगा है वो है 3 इडियट। उसमें बच्चों को ये दर्शाया भी गया है, अगर जो देखिए, हर मूवी के 2 सिक्के होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, जैसे ये एक सिक्का है, ठीक है, इसके भी 2 पहलू हैं। जी, उसी टाइप से एक इसका आप मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे होता है, एक नेगेटिव वे होता है। जी। तो उस मूवी का भी वो चीज़ है, हर मूवी में वो चीज़ दर्शाया जाता है, लेकिन वो आप क्या कैप्चर कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता हाँ। है। तो मैं 3 इडियट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें ये दर्शाया गया है कि बच्चा कुछ और करना चाह रहा है, पेरेंट्स उनको जबरदस्ती कुछ और कराना चाह रहे थे। जी। इस दोनों के बीच में बच्चा पिस रहा था, ये उस मूवी में बिल्कुल दर्शाया गया है। और इस मूवी से मैं कहूंगा कि बच्चे भी अपने आप को प्रेरणा लें और पेरेंट्स भी उनके उस मूवी को देख करके ये समझे कि नहीं, हमारा बच्चा जो करना चाहता है उस फील्ड में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो बच्चा मेरा करे। जी। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है वो उस फील्ड में जाए। तो उसी के लेकर के मुझे सबसे अच्छा मूवी जो लगता है वो 3 इडियट्स। कोई वेब सीरीज सर जो अपने बच्चों को, आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि, और बच्चों को भी, कि वेब सीरीज है एक एस्पिरेंट, वो काफ़ी बढ़िया है, आप लोग उसे जरूर देखें। जी। आपका बिजनेस कैसे मार्केट करता है सर? सोशल मीडिया का इसमें कितना रोल है? कुछ समय पहले तो सोशल मीडिया पे काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इतना निगेटिविटी अब फैल गया हमारे फील्ड का, कंसल्टेंसी लाइन का, कि अब सोशल मीडिया पे से बच्चों को या फिर पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं होता है। और जो कि जेन्युइनली है, इतना फेक हो गया है कि आपको ट्रस्ट जी। करना मुश्किल हो जाता है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से ट्रस्ट करना बिल्कुल। मुश्किल हो गया है मुश्किल सर। हो गया है। आपका बिजनेस कैसे मार्केट करता है? मेरा बिजनेस तो मार्केट कर रहा है, जैसे डोर टू डोर हो जाता है। हमारे पास जितने भी हमारे क्लाइंट्स हो गए हैं वो हो गए, तो वो और भी स्टूडेंट्स को लाते हैं। जी। टीचर्स हो गए, तो देखिए टीचर्स से हमारा ज़्यादा बॉन्डिंग होता है। उसका रीज़न क्या है कि टीचर्स को, एक तो क्या है कि बच्चे टीचर्स की बातें ज़्यादा मानते हैं, जो कि मानना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। जी। पर टीचर को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि बच्चे को भी मिसगाइड ना करे। हाँ। तो हमारे पास भी वैसे ही टीचर रह पाते हैं, हमारे स्टूडेंट लाकर दे पाते हैं, जो कि उस चीज़ को मिसगाइड नहीं करते, और ना हम जी। टीचर को मिसगाइड करते हैं। और जी। उससे भी बड़ा चीज़ है कि मेरा कहना ये होता है टीचर के लिए, जो भी टीचर हमें देख रहे होंगे पर्सनली टीचर के लिए, तो आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपके जो गरिमा है वो काफ़ी उच्च स्तरीय है। आप कुछ चंद रुपयों के लिए अपना स्तर को ना गिराएं, बच्चे को बिल्कुल सही सजेशन दें, झूठ बोलकर कुछ भी ना करें। और मैं उन शिक्षक से भी ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक अपने गरिमा और बाकी चीज़ के लिए ये काम ही नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं।
क्योंकि आप जब अच्छे शिक्षक होकर के काम नहीं करते हैं तो कोई बुरे लोग या गलत लोग जो है उस जगह को फील करता है और फिर वो फ्रॉड करता है। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो इसमें आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। आनंद जी, मैं ये बोलना चाहूंगा शिक्षक के मुद्दे पे कि जो अच्छे शिक्षक हैं वो अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। काउंसलिंग करने का काम ही एक शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चा आपके पास टाइम देते हैं। अगर वो आपके पास 10th दे रहे हैं तो अप्रोक्स वो अपना 1 साल देते हैं। अगर वो इंटर आपके पास कर रहे हैं तो वो अप्रोक्स आपके पास 2 साल दे रहे हैं। तो आप उन बच्चे को जान रहे हैं, देख रहे हैं पर डे, तो आपको उनका स्किल्स के बारे में ज्यादा पता होगा। आप उसे देख करके आप उनको डिसाइड करवा सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं। सर, आपको लगता है ऐसा कि एआई और ये टेक्नोलॉजी आपके कंसल्टेंसी फील्ड को प्रभावित कर रही है? बच्चे अब गाइडेंस ऑनलाइन ले रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि एआई हमारे फील्ड को, तो हमारे क्या किसी भी फील्ड को उस प्रकार से नहीं कर सकते जितना आपके पास फिजिकली नॉलेज होगा उतना एआई को नहीं होगा। एआई इज जस्ट लाइक ए गूगल पे भी क्या होता है कि आपका डाटा चढ़ाया हुआ रहेगा तभी तो वहाँ पे आता है। हाँ। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपको तो ये चीज का नॉलेज होगा जी। तो सेम चीज तो उसमें भी है ना। हाँ। तो उसमें जितना भरा गया है उतना ही वो बता सकता है। हाँ। ना सर, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए स्पेशल चैलेंज क्या है, खास करके विदेश की पढ़ाई में? गर्ल्स स्टूडेंट के लिए चैलेंज सबसे ज्यादा होता है सर्वाइव करने का, है ना। वहाँ जाते के साथ बच्चे क्या होते हैं, वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, और बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो उस कल्चर में ढलने के कारण वो अपना कल्चर भूल जाते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा उनको डिफिकल्टी फील होता है। सर, कोई किताब या रिसोर्सेज रिकमेंड कीजिए हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल, भारत की तो सबसे अच्छा बुक्स जो है वो आपका एनसीईआरटी का है और लुसेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लुसेंट वगैरह बढ़िया है, आप उसे जम करके पढ़िए। एनसीईआरटी और लुसेंट ये दोनों किताबें काफी बढ़िया है। सर, एक बात और कहना चाहेंगे कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में अपने हेल्थ और फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? तो ये सारा चीज है आपका स्ट्रेस का। अगर आप किसी भी काम को सही तरीके से करेंगे तो आपका ना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक फिट रहेंगे। और स्ट्रेस ना होने के कारण क्या कि हर चीज आप अपने टाइमिंग के अनुसार करेंगे। यही मेरा एक राज है, क्योंकि मैं आपका ना मिस गाइड करता हूँ बच्चे को ना कुछ भी, तो मुझे स्ट्रेस होता ही नहीं, क्योंकि मैं सही चीज बता रहा हूँ। तो आप ये चीज फील भी करते हो कि जो इंसान आपका हर चीज को सही अगर बता रहा है तो उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। सर, आपकी फी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कैसे रखते? बच्चे कभी कभी मिस गाइड तो इतना चल रहा हो तो आपको पता ही है। तो जी, मेरा मेरा क्या है कि जितने कॉलेज की फी होती है, चाहे आप मेरे से बात कीजिए चाहे आप कॉलेज में बात कीजिए, फी बिल्कुल सेम होगा। हमारा सर्विस चार्ज अलग है। जी जी। सर, आपके एजुकेशन कंसल्टेंसी में इंडियन गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, होता क्या है कि काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है आज के डेट में। कि अभी जैसा आप सोच देखते होंगे कि बीएड वगैरह का ज्यादा क्रेज चल रहा है अपने बिहार में, तो ज्यादातर बच्चे नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी कॉलेज का भी क्या कर सकते हैं, बच्चे वहाँ पे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो कॉलेज भी अपने एडमिशन ले रहे हैं। इस चीज पे मेरा मानना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा उसे भी गाइडेंस लेकर सुधारे और सही करे। और उसको अगर देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 6 महीने के उनके प्रैक्टिकल करा करके 1.5 साल के कोर्सेज को वो अपना डिस्टेंस मोड पे कर दे। उन्हें कुछ इसमें करना चाहिए सुधार इंडियन। तो सर, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, और आप ये बताएंगे कि फ्यूचर में एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे दिखेगी आपके हिसाब से? बेसिकली तौर पे ये देखा जा रहा है कि आज के डेट में एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया है, और आगे चल करके शिक्षा का पद्धति और डाउन जाता जा रहा है जी। बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो एजुकेशन में सर आपका कहना है कि क्वालिटी डाउन हो रहा है, वो बिजनेस बनता जा रहा है। जी। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? आपके माध्यम से मैं अपने बच्चों और दर्शकों को ये बताना से इंटरनेशनल कोई भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो अब क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उनका क्या है कि तबीयत खराब होना स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में जी। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उनको वहाँ का बेनिफिट मिल जाता है, तो रिबेट हो जाता है काफी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी। आपका सर कंसल्टेंसी में आप अपने स्टूडेंट से फीडबैक कैसे लेते? स्टूडेंट से फीडबैक तो वो ऑटोमेटिक खुद ही दे देते कि नहीं सर, अब मेरा साथ जो वहाँ पे जैसे कि कहीं भी मैंने एडमिशन किया तो उनके पास के जैसे कोई भी बच्चे हैं तो उनको क्या उनके काउंसलर ने कैसा गाइड किया, आपने कैसा गाइड किया, तो वो खुद हमें बताते हैं कि नहीं सर आप अच्छा से किए या जो भी। सर, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज फील्ड में करियर ऑप्शंस क्या क्या है?
तो देखिए, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में भी करियर अच्छा है। सबसे बेसिकली तो ये जानिए कि आर्ट्स पेपर जिनका स्ट्रॉन्ग है यूपीएससी वगैरह में उनको काफ़ी आसानी होता है। जी, सिविल ठीक है, सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। जी जी। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि आर्ट्स लेने के बाद अभी आपका बीसीए हो गया, डी फार्मास हो गया, जीएनएम हो गया, जी। ये सारे में भी अच्छा करियर है। स्टूडेंट्स को रिसर्च कैसे करना सिखाते हैं यूनिवर्सिटी चुनने के लिए? स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी चुनने के लिए ये मैं बताता हूँ कि आप उनका प्रीवियस ईयर का ये देखिए कि प्लेसमेंट स्किल क्या है। जी ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है। जी। बेसिकली क्या करता है, आपको जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े एक्टर्स से, हाँ। है ना। जो भी बड़े हैं उसको ब्रांड एम्बेसडर बना करके कर लेते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी का कॉस्टिंग तो ऑटोमेटिक वहीं से बूम हाँ। अप हो जाता है। तो उस चीज़ पे नहीं जाना है, वो आपको देखना है कि नहीं इस यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट कैसा है, वो कितने साल पुराना है, कितना वो प्लेसमेंट दिया है, कितना बैच वहाँ से पास आउट हुआ है। जी जी। ये चीज़ देखना चाहिए। सर कोई पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल रिकमेंड कीजिए अपने एजुकेशन पर। जैसा कि तो आप अभी देख रहे हैं कि एक तो बिनान पल्स हो गए हैं, हाँ। और दूसरा अपना बिनान टेक हो गया। जी जी। ये दोनों को आप देख सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। जी। बिजनेस ग्रोथ के लिए सर आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? बिजनेस ग्रोथ के लिए हमने स्ट्रेटजी तो ऐसा कुछ भी नहीं अपनाया, बस अपना ये है कि सही तरीके से अपने कार्य को करते रहे। जी। ग्रोथ ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे होता जाएगा। जी सर, पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या क्या करते हैं, जैसे कोर्सेज या वर्कशॉप? नहीं तो वर्कशॉप करते हैं, जैसे कि टीचर से मिलते हैं, टीचर के क्लासरूम में जाते हैं, बच्चे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सेमिनार कराता हूँ। उसमें सेमिनार में आपका बच्चे स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, उनको हर चीज़ काउंसलिंग कराता हूँ वहाँ पे। तो इस टाइप से हो जाता है अपना। सर मैं अपने दर्शकों की तरफ से एक सवाल आया था, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग या फिर ट्रेडिशनल लर्निंग जो रेगुलर एजुकेशन माना जाता है, कौन सा बेहतर है? देखिए, देखा जाए तो दोनों अपने जगह पे बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया तो देखिए होता क्या है कि आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए जी। तो आप ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। जी। लेकिन आपको क्या है कि प्लेसमेंट भी चाहिए, और प्लेसमेंट चाहिए तो आपको स्किल भी चाहिए, जी। तभी आपका प्लेसमेंट होगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको रेगुलर कोर्सेज करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर कोर्सेज आप करते हैं तो आपका स्किल डेवलप होगा, तो वहाँ से प्लेसमेंट होगा। जी। स्टूडेंट को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने का क्या सलाह है सर? तो जैसे स्टूडेंट को तो सॉफ्ट स्किल टाइम टू टाइम अपना डेवलप करना चाहिए। जी। अभी अगर करंटली बताया जाए तो सबसे बढ़िया एआई चल रहा है। हाँ। बच्चे को वो करना चाहिए, और डीसीए टेली ये सब अपना तो फ्यूचर पास्ट हाँ। से चलता ही आ रहा है। जी। तो वो सब अपना वो कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी होता है, जैसे ड्रेसर्स हो गए, डीएमएलटी हो गया, वोकेशनल कोर्सेज, तो वो सब में वो करना चाहिए। सर क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज एजुकेशन और बच्चे को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए होता है क्या है कि आप देखा जाए तो मौसम के अनुसार बच्चे का पढ़ाई में टाइमिंग और इच्छा ये घटता बढ़ता रहता है। जी। जब आप देखें कि ठंड का मौसम होगा तो जो बच्चा एग्रेसिव होकर पढ़ना चाहता है वो थोड़ा ज़्यादा स्टडी करता है, वो आराम से बैठे बैठे स्टडी करता है। और गर्म में समर वेक में क्या होता है कि बच्चा को गर्मी लग रहा है तो वो चिड़चिड़ापन होकर के फिर स्टडी को छोड़ देता है। ये फिर उसके लिए क्या है कि आप एसी देखिए, ये देखिए, उसको उस हिसाब से कंफर्ट आता है तो वो फिर पढ़ाई करता है। आपका सबसे यादगार स्टूडेंट कौन रहा? अभी तो सबसे ज़्यादा यादगार स्टूडेंट आनंद जी आप ही हैं, सर मैं जो कि आपसे 2-3 साल पहले मुलाकात हुई तो आप उस समय क्या थे, और 2-3 साल में इतना चेंजेस हो गया कि अब मुझे आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आना पड़ा। थैंक यू सर। सर फाइनल एडवाइस, जो कोई स्टूडेंट अभी प्लानिंग कर रहा है किसी कॉलेज के लिए या फिर कोई डिग्री के लिए, तो उसे आप क्या सलाह देंगे, उसे आप क्या कहेंगे? तो मैं उसे पहले काउंसलिंग करूंगा, उसके अनुसार उनको मैं भी कुछ सलाह दे सकता हूँ। ये भी है सर। सर कोई फनी यादगार मोमेंट पर्सनल लाइफ से जिसे आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच? फनी तो नहीं, बस यादगार बताया जा सकता है। जी सर। मेरी कजन के शादी। अच्छा। हाँ, तो चलिए हम आगे वीडियो में जानेंगे कि आखिर उस कजन के शादी में क्या हुआ था। वो वीडियो आपको वो क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे। सर मैं कुछ आपके पर्सनल लाइफ से और जीवन यात्रा से मैं सवाल करना चाहूँगा कि बचपन में आपने क्या सोचा था कि बड़े होकर के क्या बनेंगे? एक्चुअल में क्या है कि मैं बचपन में पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करता था, मैं गेम पे फोकस ज़्यादा करता था। ताइक्वांडो का आपने नाम जानना होगा क्या? हाँ। ये आप एक जूडो कराटे मार्शल आर्ट का ही एक पार्ट है ताइक्वांडो। तो मैं वो ज़्यादा खेला करता था, 2003 से ही मैं उसमें खेलता था। मैं उसमें लगभग 13 नेशनल खेला हूँ, जिसमें कि मेरा उसमें गोल्ड मेडल भी है। तो गोल तो मेरा था कि पहले अचीवमेंट उधर से ही करेंगे,
अच्छा। लेकिन एक सर्टेन समय के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई, तो फिर उसे स्किप करना पड़ा, फिर अपना स्टडी में बढ़ता जी। चला गया। सर पढ़ाई के दौरान आपके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या मोमेंट हुआ कि आपका जो है लाइफ वो पढ़ाई से अलग होकर के इधर बिजनेस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आ गई? ऐसा तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको सही ट्रैक मिल जाए स्टडी का, हाँ तो फिर आप उसी को आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छा फील होगा। जी। लेकिन जहाँ पे आपको ट्रैक थोड़ा भी गलत मिल गया, हम्म, तो फिर आपको वहाँ से हटने का इच्छा करेगा, वहाँ से अच्छा। अवॉइड करने का इच्छा करेगा। तो जस्ट लाइक उसी टाइप से मेरे साथ हो गया कि मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और जगह चले गया। कोई काउंसलिंग नहीं था उस समय, जी मिसगाइड बोल सकते हैं। अपने जी। से जो बड़े थे उनसे मैंने कुछ पूछा तो वो मिसगाइड बताया जा सकता है कि, तो उधर मूव किया। तो फिर बस वहाँ पर से मैं देख रहा था काफ़ी बच्चे वहाँ पे मिसगाइड होकर के आ रहे हैं, तो फिर मैं सोचा कि नहीं, इससे दूर किया जा सकता है। जी तो इसी के लिए मैंने अपना लक्ष्य बनाया था कि उसी के लिए मैं वर्क भी कर रहा हूँ जी। कि हर, खास करके सबसे पहले तो बिहार में, मैं जब बिहार में रहना स्टार्ट किया वहाँ दिल्ली से, तो सोचा कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक टीम ऐसा रहे जो कि जागरूक करे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि नहीं, पहले आप काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। सर आपके शादी होने और बच्चा होने के बाद जिम्मेदारियों में क्या क्या बदलाव आया? शादी और बच्चे होने के बाद तो जैसे होता क्या है कि एक जो आप सिंगल लाइफ जीते हैं तो जी। उसका अलग चीज होता है। अब जब आप मैरिज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके कंधा पे और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है। रैंडमली जैसा चलता चला जा रहा है, बस हो जा रहा है। फैमिली सर आपके करियर को कैसे सपोर्ट करती है? बेसिकली देखिए, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा, सबसे पहला तो बिहार का बताते हैं तो एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो हमारे भी पेरेंट्स का यही सपना था। लेकिन जब मैं बाहर निकल गया तो वहाँ पे तो बैक आने का तो कुछ चांस ही नहीं था कि मैं वहाँ से फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख करूँ, और उतना समय भी नहीं था मेरे पास। तो इस कारण मैं अपना चेंज कर लिया डायरेक्शन। सर क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको खुद पे डाउट हुआ? ऐसे बच्चे होते हैं सर, पढ़ते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनसे खुद पे डाउट हाँ होने लगता बिल्कुल, है। अगर सभी के ऐसा लाइफ में ऐसा चीज आते हैं, हमारे पास भी आया था। जी ये जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ के आया था 2018 के बाद, जी। तो लॉकडाउन के जस्ट बाद ही, जब लॉकडाउन में तो काफ़ी टाइम तो घर पे ही रहते थे, जी तो उसके बाद जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एज ये आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जी। तो इस कारण से थोड़ा हुआ, लेकिन फिर उसको अपने पेशेंस को बना करके रखे, और आगे बढ़े। आज के डेट में देख रहे हैं आपके सामने जो रिजल्ट। सर फैमिली आपके करियर को कैसे सपोर्ट करती है? फैमिली देखिए, उस जिस समय था मैं ये स्टार्ट किया था, उस समय फैमिली को भी लगता था कि ये, मैं बताया भी था कि ये वर्क अच्छा नहीं है, जी। इसमें लोग उसे निगेटिव थाउट से देखते हैं। जी। तो मैंने भी बताया उस समय कि ऐसा नहीं है, जो गलत करता है उसको ना गलत तरीके से देखा जाएगा। जी, जी। मैं गलत करूंगा ही नहीं, तो मैं क्यों देखेगा, अगर कोई ऐसा अगर देखता है तो मैं उसका फिर जवाब दूंगा। तो इसी के कारण, और आज फिर बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है। पेरेंट्स का भी वो कैरियर मेरा देख रहे हैं, हर चीज सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा जी खासा। जी। सर इस फील्ड को शुरुआत करना आसान था या मुश्किल? मुश्किल था, तो उसका कठिनाइयों का सामना करते हुए जी आगे बढ़ता गया। 2016 से जी। मैंने स्टार्ट किया था, जी और 2016 में 2-4 ऐसा होता गया। लास्टली मैंने अपना ऑफिस लॉकडाउन के बाद डाला, तो फिर मेरा एडमिशन अपग्रेड हुए, 200-300 ऐसा होता रहा, और आज के डेट में 500 प्लस एडमिशन। ये लेकिन शुरू करने का आइडिया कैसे आया? ये शुरू करने का आइडिया आया था क्योंकि मैं जब कॉलेज में था, मेरा 2014 से 18 सेशन था बीटेक का। तो जब मेरा 1 साल हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो न्यू एडमिशन्स हुए तो उससे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स आए। तो जब मैंने उनसे बातचीत चलाया, क्योंकि रैगिंग तो बंद था, तो सिंपली हम लोग बाहर में मीट किए, तो बातचीत किए। तो उसी में मैंने पूछा कि आपको बनना क्या था, आप क्या करने आए हैं। ये तो वही चीज़ सजेशन हुआ था भैया, ऐसा था कि मुझे ये चीज़ करना था। घर वाले का, किसी का कहना था कि मेरे घर वाले ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया, किसी ने बोला कि मेरा नंबर कम आ गया, तो इस कारण से मुझे घर वाले ने किन्हीं भैया से सजेस्ट करके यहाँ भेज दिया। तो क्या आप करना क्या चाहते, तो बताएं कि मुझे ये करना था, वो करना। तो फिर हम कहे कि ये तो मिसगाइड चल ही रहा है। तब से मुझे आइडिया है कि नहीं, इस चीज़ को थोड़ा हम सुधारा जाए। तो उस समय से मुझे ये आइडिया है कि नहीं, मैं इस पे कुछ पहल करूं। आपका पहला स्टूडेंट का नाम याद है सर? अनुभव कैसा था? बिल्कुल याद है, मेरा पहला स्टूडेंट सत्य प्रकाश जी थे। सर शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? शुरुआती के दिनों में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस फील्ड में आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट कराना, जी, ट्रस्ट ही, विश्वास दिलाना एक चुनौती थी उस समय। सर कभी आपको ऐसा लगता है कि यह काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जितना देखता हूँ कि गलत कर रहा है
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतने गलत के साथ अगर एक दो इंसान सही चल रहा हो तो उसको भी तो इन लोग गलत के नज़र से देखें, लेकिन फिर भी कभी कभी ये थॉट आता है कि छोड़ दें, लेकिन फिर करता हूँ कि नहीं, अगर ऐसा मैं ही सोचूंगा तो आगे के जनरेशन भी तो ऐसे ही सोचते सोचते फिर तो ये गलती होता जाएगा, इसलिए मैं नहीं छोड़ता। सर मैं एक बात, मेरा एक पर्सनल बात एक ध्यान में आ रहा है कि मैं और आप, हम लोग बिहार से हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी का दबदबा है, घर घर में होना हो। क्या आज भी आपको इतने ये मुकाम पे पहुंचने के बाद भी क्या आपको आज भी घर से प्रेशर मिलता है कि नहीं सरकारी नौकरी करिए लो? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। हमारा देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए पेरेंट्स को या जो भी है उनको ये समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है जीवन जीना। जी, ठीक है ना, चाहे वो सरकारी नौकरी करके हो, चाहे आप वो कोई बिजनेस करके करें, बस ये है कि आप इस तरीके से करें कि इस तरीके से करें कि आप खुशहाल जिंदगी जी पाएं। जी। कोई जरूरी नहीं कि जो सरकारी जॉब करता है प्रॉपर वे में वो खुशहाल जिंदगी जी रहा हाँ, है। ये तो है सर। है ना। और ऐसा भी है कि आप उठा करके देख लीजिए कि जो सरकारी जॉब कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, उनके घर कभी जाइए आपको पता चलेगा हर चीज में रिस्ट्रिक्शन होगा। हाँ, नियम कायदा कानून है, बहुत सारी चीजें होती है, डिसिप्लिन होता है, खुल के जी नहीं पाते हो। सर शुरुआत के दिनों में आप कॉलेज पे भरोसा कैसे करते थे? शुरुआत के दिनों में देखिए ऐसा है कि मेरे साथ भी काफी सारे कॉलेज ने कुछ बोलकर कुछ और करना ऐसा किया, तो उस चीज़ में हम लोग ने पेशेंस रखा। पहले हम भी ऐसा नहीं था कि एक ही बार जाके मैं उसे ज़्यादा एडमिशन्स दे दूँ, तो कभी मैं उन्हें टेस्ट करता था कि अच्छा ठीक है एक दो एडमिशन देते हैं, देखते हैं कैसा वो उनका वर्क है, कैसा क्या है। तो जब वहाँ से क्लीन हो जाते थे, अच्छा लगता था, तो फिर उनमें तब फिर उसमें इंटरेस्ट आपका। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हमारे कोई नए कंसल्टेंट या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सर एडमिशन कंसल्टेंट असल में करता क्या है, अगर हम आसान भाषा में बोलें? देखिए, एडमिशन कंसल्टेंट अलग चीज़ है, काउंसलिंग अलग चीज़ है, ठीक है ना। जी। तो काउंसलिंग का तो मैंने बता ही दिया कि बच्चे को गाइडेंस करना है। कंसल्टेंट का वर्क होता है कि आप एडमिशन्स लें, ठीक है, एनी हाउ जैसे भी हो एडमिशन्स लें, ठीक है। तो अब एडमिशन्स लेने के लिए बच्चा को वो झूठ भी बोलते हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं। एडमिशन्स कंसल्टेंट में असल काम ये भी है कि जैसे कि कोई कॉलेज आपका है दिल्ली का, ठीक है, सपोज करें दिल्ली एनसीआर का, आप में बिहार में, आज के डेट में तो सारा चीज ऑनलाइन पे है। आपने उसे देखा, आपको वो कॉलेज अच्छा लगा, तो आपने अपने काउंसलर को बताया या जो भी कंसल्टेंट है उनको बताया कि मुझे उस कॉलेज में करना है, तो वो आपके आसपास का अगर है तो आपको एक वहाँ पे विश्वास होता है कि नहीं मैं वहाँ पे पेमेंट डाल रहा हूँ, तो एक सिक्योर माध्यम मिलता है, मीडियम। तो कंसल्टेंट एक प्रकार का समझ सकते हैं कि कॉलेज और स्टूडेंट के बीच का एक मीडियम, एक उनके पास का एक जरिया बन गया वो, जिसके के बीच में उसका विश्वास हो गया, फेथ हो गया। सर लोग इस प्रोफेशन को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रखते हैं? लोग इस प्रोफेशन को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी ये रखते हैं कि उनको ये लगता है कि सारा कंसल्टेंट या काउंसलर झूठ बोलता है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है कि अधिकतर लोग तो झूठ ही बोलते हैं। इस कारण से जो अच्छे लोग हैं वो भी। हाँ, आपने कहा सर कि कंसल्टेंसी, तो मैं इसको लेकर के एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि कॉलेज और कंसल्टेंट के बीच में कमीशन सिस्टम कैसे काम? कमीशन सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि आप अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपका सेम फी होगा, हमारे थ्रू भी जाएंगे तो भी सेम फी होगा। कॉलेज के पास में कुछ सीटें होती है, फिल करने के लिए उन्हें मदद चाहिए होता है जी। वो एडवर्टाइजमेंट करती है, बहुत सारी चीजें करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी उनसे जुड़ते हैं, जिसमें वो बच्चे जितने गए हैं तो आपका 5%, 10% या 10,000 जिस प्रकार का उसका फी स्ट्रक्चर, उस प्रकार से वो अपना कमीशन देते हैं। सर क्या भारत के हर स्टूडेंट को कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, भारत के हर स्टूडेंट को कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि अपने पास कॉलेज ही बहुत सारे हैं। सर आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड किस कोर्स का आपके पास आ रहे हैं? आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड अपने पास बीएड और बीसीए का आ रहा है, उसके साथ रीजन भी है जी। बीसीए करने के बाद क्या है कि स्टूडेंट को 2 अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने का, एक प्राइवेट सेक्टर में भी जाने का जी। और बीएड का तो क्रेज इस कारण से है क्योंकि अपना बिहार में आपको पता है कि हाल में ही इतनी सारी वैकेंसीज आई। तो क्या आप स्टूडेंट को सिर्फ कॉलेज दिलाते हैं या करियर गाइडेंस भी करते हैं? मैं स्टूडेंट को सबसे पहले करियर गाइडेंस करता हूँ जी, उसके बाद कॉलेज दिलाता हूँ जी, और उसके बाद भी मेरा काम वहाँ पे खत्म नहीं होता है जब तक उसका प्लेसमेंट नहीं हो जाए, वो अपने लाइफ में अच्छा अचीवमेंट ना ले ले, तब तक वो मेरे साथ जुड़ा रह सकता है। पेरेंट्स को सर सबसे ज्यादा किस बात की चिंता रहती है? पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता रहती है बच्चे को हेल्थ की और उनका
प्लेसमेंट। सर स्टूडेंट का एक गलती जो उनका करियर बिगाड़ सकता है, बिल्कुल वो बच्चे को पहले आगाह करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो आगाह कर देता हूँ काउंसलिंग के समय, जी। क्योंकि अभी बच्चा को सर सिर्फ अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारे दर्शक को, और अगर दर्शक में जो स्टूडेंट हैं या गार्जियन हैं, हाँ उन्हें तो वो बताना चाहेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को या फिर पेरेंट्स को, दर्शक को भी, कि आप जहाँ भी स्टडी के लिए जाएं तो वहाँ के जो कुछ तौर तरीके होते हैं जो कि उस समय आपको नहीं पता होता, लेकिन वहाँ जा करके आप देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो कुछ निगेटिव तौर तरीके भी होते हैं हर जगह, उस तरफ फोकस नहीं करना है। जी। क्या आप कभी स्टूडेंट को ना भी कहते हैं? बिल्कुल करता हूँ, जहाँ पे मुझे ये दिख जाता है कि बच्चा किसी सेकेंड मकसद के लिए वहाँ जाना चाहता है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अलग चीज, तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। सर क्या कभी कॉलेज की किसी गलती से किसी स्टूडेंट का नुकसान हुआ है? हाँ बिल्कुल होता है, कॉलेज टाइम से कुछ ना करा पाए, जैसे कि प्रैक्टिकल या एग्जामिनेशन। हाँ प्रैक्टिकल हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कॉलेजेस में कि टीचर्स की भी कमी हो जाती है, तो वो सही जी। से नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलता है, तो इस कारण से बच्चे को काफी नुकसान होता है। जी सर, एक एडमिशन कंसल्टेंसी में कंसल्टेंट को सबसे ईमानदार किसके साथ होना चाहिए? देखिए हमारे कंसल्टेंसी लाइन में ये बोला जाए तो स्टूडेंट के साथ काफी लॉयल होना चाहिए जी। क्योंकि वो आप पे विश्वास करके आया है आपके पास। जी। आप उसको अगर गलत राह दिखा रहे हैं तो ये आप उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर, इस चीज पे मैं तो ध्यान रखता हूँ। और मेरे जितने भी भाई बंधु कंसल्टेंसी चलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो थोड़ा इस चीज पे जरूर फोकस करें कि स्टूडेंट को मिसगाइड ना करें। उनका पूरा करियर का भार आपके ऊपर रहता है, इस कारण से वो आपके पास आते हैं। सर आज के स्टूडेंट को एक लाइन में क्या सलाह देंगे? आज के स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपने एम की ओर फोकस करें। जी। बाकी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहा है, उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। जी जी। सिर्फ आप अपने कार्य के आगे नियंत्रण बढ़ते रहिए। जी सर, आज आप क्या कहेंगे अगर खुद के ही 18 साल की उम्र से मिलें तो? मैं अगर खुद के 18 साल के उम्र से मिलूंगा तो बस ये होता है, उस समय एक अलग सा जुनून होता है बच्चों में, वो किसी की बातों को समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही सलाह होगा कि जो भी बच्चे हैं 16 से 20 साल के बच्चे, जी, तो जो आपसे बड़े आपसे कुछ अगर बोल रहे हैं जी, तो आप उनका रिगार्ड्स करें, उनकी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप कोई भी अपना डिसीजन लें। जी जी। सर एक पर्सनल लाइफ से सवाल है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नाम, पैसा, पावर, सुकून या संतोष? देखिए सबसे ज्यादा जरूरी तो संतोष और सुकून है। जी, संतोष है तो सुकून खुद आ जाएगा। बिल्कुल। सर आप हमारे माध्यम से ये बता दीजिए कि अगर इस प्रोफेशन में कोई नया व्यक्ति आना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आप जो कॉलेज चूज कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें कि वो कॉलेज कैसा है, कितना उनके जो पास्ट स्टूडेंट हैं अगर मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत करिए कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है उसका, वो चीज़ देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। जी सर, आज से ठीक 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते? आज से 5 साल बाद फ्यूचर का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ तक कोशिश करूंगा कि मैं आज जहाँ हूँ इससे और आगे बढ़ूँ। जी, पॉडकास्ट पर आने का अनुभव कैसा रहा? पॉडकास्ट पे आने का अनुभव काफ़ी अच्छा लगा आनंद जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें। बहुत काफ़ी दिनों के बाद मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में जी, और काफ़ी बढ़िया लगा। सर आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज? हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बस यही बोलूँगा कि पढ़ाई ऐसा है कि ये सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज होगा जी आप उतना अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं जी। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा होना महत्व रखता है, आप जीवन व्यतीत करने के लिए आपको छोटा सा इनकम हो, आप लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छा जीना चाहते हैं तो आपको एजुकेटेड होना जरूरी है जी। और ये भी है कि बच्चे को खुल करके जीने की आज़ादी दें, और वो जो चीज़ में स्टडी करना चाहता है तो उसे स्टडी करने दे, वो खेलना चाहता है खेलने दे, डांस करना चाहता है डांस करने दे, उनके फ्रीडम पे छोड़ दें। थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना बेशकीमती समय देने के लिए। आप लोग का भी अगर कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सर का ही पार्ट 2 लाने वाला हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने विद्यार्थियों को, अपने कंसल्टेंट को, या वैसे व्यक्ति को जो कंसल्टेंसी में आना चाहते हैं, पेरेंट्स को। ये एक व्यापक वीडियो है जो कि हर एक फील्ड के लोग को, या 10th या 12th के बच्चे जो अब अपने करियर गाइडेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने लिए ये वीडियो ज़रूर देखें
और मैं आखिरी में यही कहूँगा कि यह वीडियो को विनांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्लास थाना चौक लखीसराय ने स्पॉन्सर किया है और उनका साथ दिया है AK ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नया बाजार, पटेल नगर। ठीक है, धन्यवाद। किसी भी मैटर में, चाहे वो कोर्स के मैटर में हो, चाहे वो फी के मैटर में हो, चाहे वो प्लेसमेंट के मैटर में हो। स्टूडेंट को काउंसलिंग देते समय आप सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टूडेंट को काउंसलिंग देते समय मैं सबसे पहले तो उनका ये देखना चाहता हूँ कि वो उनका रुचि किस फील्ड में है, वो आगे बढ़ना क्या चाहते हैं, उनका एम क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये फ्यूचर है? ऑनलाइन एजुकेशन आया ही है। कोई आपका फेवरेट बुक जो आपका लाइफ चेंज किया? ये महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ बुक है, वो काफी बढ़िया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आपकी कंसल्टेंसी का USP क्या है? क्या चीज आपको बाकी कंसल्टेंसी से अलग बनाती है? मेरा पहला USP में यही आता है कि हम बच्चे को सबसे पहले अच्छे गाइडेंस दें। कोई भी काउंसलर है वो बोल देगा कि आप 2-4-10 बच्चे ला दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरीके से मिसगाइड करके फिर वो बच्चे को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।